हमारे आज के पिटारे में एक बड़ी दिलचस्प चीज है। एक हिंदी कविता। हाँ, और ये कविता सुरेंद्र सिंह राणावत जी के विचारों पर आधारित है। और ये उस भावना की बात करती है जिसे हम सब जानते हैं, महसूस करते हैं, पर शायद ही कभी मानते हैं कि हाँ, मेरे अंदर भी है। जलन, मतलब ईर्ष्या। बिल्कुल। हाँ, वो वाली फीलिंग जो किसी दोस्त की नई गाड़ी देखकर या कह सकते हैं किसी सहकर्मी के प्रमोशन पर मन के किसी कोने में चुपके से सिर उठाती है। सही बात है। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ इस कविता की वाहवाही करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद ये समझना है कि ये हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में क्या सच बताती है। ये एक तरह का एक्सरे है जो दिखाता है कि दूसरों की तरक्की देखकर हमारे अंदर असल में चलता क्या है। बिल्कुल। और देखिए, कविता एक बहुत सीधे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि भाई, किसी और को आगे बढ़ता देख हमें खुशी क्यों नहीं होती, बेचैनी क्यों होती है? ये तो है। ये जलन वाली भावना ऑफिस में, दोस्तों में, यहाँ तक कि परिवार में भी, हर जगह क्यों घुसाती है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो कविता की पहली लाइनें कमाल की हैं। मन में एक अजीब सा विचार आया है आज, क्यों दूसरे की तरक्की देख जलता है ये समाज। अब देखिए, यहाँ रुकने वाली बात यह है, क्या कवि ने ये नहीं कहा कि क्यों जलता है इंसान, उन्होंने सीधा समाज पर उंगली उठाई है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब इसे एक इंसान की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, इसे एक सोशल बीमारी की तरह दिखाया गया है। तो ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। जैसे ही आप इसे एक सामाजिक मुद्दा बनाते हैं, इसका मतलब ही बदल जाता है। मतलब ये कि ये सिर्फ आपकी या मेरी कमी नहीं है। हाँ, बल्कि शायद हमारे माहौल में, हमारी परवरिश में ही कुछ ऐसा है जो हमें ऐसा महसूस करने पर मजबूर करता है। कविता आगे कहती है, चाहे घर हो, बाहर हो या दफ्तर का कोई काम, कोई नहीं चाहता कि बढ़े दूसरे का नाम। ये लाइन तो बहुत चुभने वाली है ना? बिल्कुल। हम जलन को अक्सर ऑफिस पॉलिटिक्स या बिजनेस की दुनिया से जोड़ते हैं। हाँ, कि वहां तो कंपटीशन है तो जलन होगी ही। पर ये कविता कह रही कि नहीं, ये आग तो घर के अंदर तक लगी हुई है, रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, ये तो हर जगह है। ये बात सोचने वाली है। बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? शर्मा जी के बेटे को देखो। हाँ, बिल्कुल। उसे देखो, 95% लाया है और तुम। ये जो लगातार तुलना करने की आदत है ना, ये हमारे सिस्टम में ही डाल दी गई है। हाँ, और फिर जब हम बड़े होते हैं तो वही आदत हमारे साथ बड़ी होती है। पड़ोसी की बड़ी गाड़ी, रिश्तेदार का बड़ा घर, दोस्त की विदेश यात्रा, हर चीज एक पैमाना बन जाती है खुद को नापने का। हम अपनी खुशी अपनी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि दूसरों के मुकाबले अपनी स्थिति से तय करने लगते हैं। तो ये एक तरह का एक वायरस है जो समाज में फैला हुआ है। और हम सब अनजाने में इसके शिकार भी हैं और इसे फैलाने वाले भी हैं। ये एक दिलचस्प एंगल है सोचने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई समाज की बात, पर कविता में एक जगह पर मामला और भी गहरा और थोड़ा कह सकते हैं इकोनॉमिक हो जाता है ना? हाँ, और वो कविता का शायद सबसे दमदार हिस्सा है। कौन सा? वो जहाँ इच्छाओं और असलियत के विरोधाभास की बात होती है। लाइनें हैं, खुद तो चाहते हैं अमीर बनना और पाना हर ऐश, पर नौकरों की तनख्वाह पर मन में रहता द्वेष। वाह, ये पंक्तियां तो सच में आईना दिखाती हैं। ये उस दोहरे मापदंड की बात करती हैं जो हमारे समाज में बहुत आम है, कि अपने लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सारी सुविधाएं चाहिए। जो कि गलत नहीं है। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है। बिल्कुल, लेकिन मुश्किल तब होती है जब वही तरक्की हमें किसी और को देनी हो, खासकर उसे जो हम पर निर्भर है या हमारे लिए काम करता है। हाँ, कविता कहती है, खूब पसीना बहाते हैं वो, करते हैं कड़ी मेहनत, पर देने दी बारी आए तो कम दिखती है हैसियत। यहाँ ये हैसियत शब्द बहुत कुछ कहता है। कैसे? ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। इसका मतलब है कि जब कोई कर्मचारी या मजदूर अपनी मेहनत का सही दाम मांगता है तो मालिक के मन में क्या ख्याल आता है? शायद ये कि इतना पैसा देकर इसकी हैसियत मेरे बराबर हो जाएगी, या इसे ज्यादा देने से मेरी हैसियत कम हो जाएगी। ये एक तरह का पावर गेम है कि मैं बड़ा तभी रहूंगा जब तुम छोटे रहोगे। एग्जैक्टली। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अक्सर देखते हैं। हम एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर हजारों का बिल चुका देते हैं, वहां टिप भी दे देते हैं, लेकिन सब्जी वाले से 10 रुपए के लिए बहस करते हैं। हाँ, जबकि शायद उस सब्जी वाले के लिए वो 10 रुपए ज्यादा मायने रखते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मानसिकता हर स्तर पर है। ये सिर्फ मालिक नौकर का रिश्ता नहीं है। करने वाला सवाल है ये। है तो क्या हम अमीर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम किसी और को उसका पूरा हक नहीं दे रहे? तो ये तो समस्या की गहरी जड़ें हो गई। समाज, हमारी मानसिकता, हमारा आर्थिक व्यवहार,
सब कुछ इसमें शामिल है। लेकिन क्या कवि हमें सिर्फ इस अंधेरे में छोड़ देता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी बताया गया है? बताया गया है, और यहीं पर कविता एक सलाहकार की भूमिका में आ जाती है। वो सिर्फ समस्या नहीं गिनाती, समाधान का इशारा भी करती है। हाँ, एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी लाइन है। आदेश देना सरल है, पर काम करना है दुष्धार। वाह, ये तो बहुत सीधी बात है। बॉस बन के किसी को ऑर्डर देना बहुत आसान है, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन असल में उस काम को करना, उसमें लगने वाली मेहनत और मुश्किलों को समझना, वो बहुत कठिन है। और शायद इसी समझ से समाधान का दरवाजा खुलता है। बिल्कुल। कविता कहती है, एक दिन उनकी जगह खड़े होकर देखो तो संसार। Walk a mile in their shoes। हाँ, ये सहानुभूति की बात है, लेकिन ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सलाह है। कैसे? सोचिए, अगर एक मैनेजर सच में अपनी टीम की मुश्किल समझना चाहता है, तो उसे एक दिन उनके साथ बैठकर उनका काम करना होगा। अच्छा। जब वो उस नजरिए से देखेगा, तब उसे समझ आएगा कि जो काम उसे आसान दिखता है, वो असल में कितना मुश्किल है। और जब ये समझ आएगी, तभी शायद वो जलन या वो मैं बेहतर हूँ वाली भावना खत्म होगी। बिल्कुल। और फिर शायद कविता की वो लाइन समझ आएगी जो इसका दिल है, सबको साथ लेकर चलने में ही असली जीत छुपी है। ये सोच ही पूरी अलग है। हमारी पूरी दुनिया तो इस पर टिकी है कि सबसे आगे निकलो, रेस में अकेले दौड़ो और जीतो। अकेले दौड़ने में नहीं, सबको साथ लेकर चलने में है। और आप कह रही हैं कि ये सिर्फ एक नैतिक या दार्शनिक बात नहीं है? नहीं, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सच्चाई है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए या आज की बड़ी कंपनियां देख लीजिए, लंबे समय में वही टीम, वही कंपनी, वही देश तरक्की करता है जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, जहां सबको लगता है कि उनकी मेहनत का सम्मान होता है, जहां एक की जीत को सबकी जीत माना जाता है। कविता ऐसे रीत कहती है। अच्छा, रीत? हाँ, भरोसे और अच्छे आचरण में तरक्की की रीत छुपी है। रीत मतलब एक स्थापित तरीका, अ प्रूवन मेथड। मतलब ये कोई नई या आदर्शवादी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो सफलता का आजमाया हुआ नुस्खा है जिसे हम शायद भूल गए हैं। हम जीरो सम गेम में फंस गए हैं। मतलब ये कि हमें लगता है कि किसी को कुछ मिलेगा तो मेरे हिस्से से ही कटेगा। हाँ, जबकि कविता एक ऐसी दुनिया की बात कर रही है जहाँ सबका फायदा हो सकता है। तो कविता का जो आखिरी हिस्सा है वो अब सिर्फ सलाह नहीं देता। नहीं, वो सीधा एक्शन की बात करता है। वो हमें बताता है कि अब करना क्या है। किसी की मेहनत का पैसा रखना कभी नहीं है सही, रिश्तों और परिवारों में भी अब सादगी रही नहीं। देखिए, यहाँ कवि ने पेशेवर और निजी दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि मानसिकता तो एक ही है। सही बात है। जो इंसान ऑफिस में अपने कर्मचारी का हक मारेगा, वो घर में भी रिश्तों में बराबरी और सादगी नहीं रख पाएगा। तो बदलाव को हर जगह लागू करना होगा। और फिर वो लाइन आती है जो इस पूरी समस्या की जड़ पर वार करती है। कौन सी? नीची सोच को बदलकर सबको बराबर का हाथ दें। ये नीची सोच शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। इसमें जलन, भेदभाव, दूसरों को कम समझना, ये सब कुछ आ गया। और उसका इलाज क्या है? समानता। सबको बराबर का हाथ दें। मतलब सबको बराबर मौके दें, बराबर सम्मान दें। और इसी एक शर्त पर भविष्य की उम्मीद टिकी है। हाँ, कविता का अंत बहुत आशा से भरा है, लेकिन उसमें एक अगर और तब वाली शर्त है। जब बदलेगी ये मानसिकता, तभी आएगा नया सवेरा। बेहतर होंगे परिणाम तब, और दूर होगा अंधेरा। ये एक वादा है, पर ये तभी पूरा होगा जब हम पहली शर्त पूरी करेंगे, यानी अपनी सोच बदलेंगे। बिल्कुल। मतलब नया सवेरा या अच्छे दिन अपने आप नहीं आएंगे, उन्हें लाना पड़ेगा अपनी सोच बदलकर। यहाँ अंधेरा सिर्फ गरीबी या नाकामी का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंधेरा उस जलन, उस अविश्वास, उस असमानता का है जो समाज के अंदर फैला है। ये एक नैतिक और सामाजिक अंधेरा है। हाँ, कविता बहुत साफ कर देती है कि हमारी बाहरी तरक्की, चाहे वो देश की जीडीपी हो या हमारी अपनी तनख्वाह, वो सीधे तौर पर हमारी भीतरी दुनिया से जुड़ी हुई है, हमारी सामूहिक सोच से। जब तक समाज के अंदर ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का अंधेरा रहेगा, तब तक सच्ची तरक्की का सवेरा नहीं हो सकता। पूरी कामयाबी का दारोमदार हमारे सोचने के तरीके पर ही टिका है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो एक बड़ी बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि हमने एक कविता के जरिए समाज की एक बहुत बड़ी रुकावट को समझा है, और शायद सबसे बड़ी रुकावट को। हाँ, ये रुकावट कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे अंदर की नीची सोच है। जलन, भेदभाव और दूसरों की मेहनत को कम आंकना। बिल्कुल। हमने उस विरोधाभास को भी देखा कि कैसे हम अपने लिए तो आसमान छूना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को जमीन पर ही रखना चाहते हैं। और सबसे अहम बात,
हमने ये समझा कि सच्ची तरक्की का रास्ता सहानुभूति से होके गुजरता है भरोसा और सबको साथ लेकर चलने की रीत ही असली कामयाबी दिलाती है। और ये सिर्फ एक अच्छी बातें करने वाला नैतिक पाठ नहीं है। नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज और यहाँ तक कि एक बेहतर अर्थव्यवस्था बनाने का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। अंत में इस कविता का सबसे गहरा संदेश यही है कि असली और टिकाऊ तरक्की के लिए सामाजिक और भावनात्मक रूप से मैच्योर होना जरूरी है। सीधे तौर पर हमारी बाहर की दुनिया को बनाती है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये कविता व्यक्तिगत सोच को बदलने की बात करती है, जो कि पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन क्या हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे समाज का ढांचा, हमारा सिस्टम ही कहीं इस नीची सोच को बढ़ावा तो नहीं दे रहा? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या हमारी शिक्षा, जो हमेशा फर्स्ट आने पर जोर देती है, या हमारी कॉर्पोरेट संस्कृति, जहां एक दूसरे को पछाड़ना ही तरक्की का रास्ता माना जाता है, कहीं वही तो इस जलन की आग में घी का काम नहीं कर रहे?